हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे इसमें हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको पता है कि हम पेज वाइज करते हैं, तो अभी तक हमने इसमें लगभग कंप्लीट कर लिया है। बस आज ये हमारा लास्ट होने वाला है। ठीक है, मीन्स ये लास्ट पेज आज हम लोग करेंगे इसमें, यहाँ से 74 से। ठीक है, इसके पहले जितना भी था सब हमने क्या कर लिया है, तो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिकेटिव प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कंट्री। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है? तो इंडिकेटिव प्लानिंग वैसी प्लानिंग होती है जिसमें जैसे कि मतलब मैं क्या बताऊँ, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है ना। वैसी प्लानिंग होती है जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती और बहुत ज़्यादा अपने रूल रेगुलेशन को नहीं थोपती है। ठीक है, दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर स्टेट हैं उनके ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर मतलब बहुत हद तक फ्रीडम रहता है कि बहुत मतलब पूरे कंट्रोल में नहीं रखती है प्राइवेट सेक्टर को। वो प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देती है और ज़रूरत पड़ने पर सब्सिडी भी देती है। मतलब बेसिकली अगर आप ये एक वर्ड में अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो इंसेंटिव प्लानिंग में क्या होता है कि जो पावर है, ठीक है, यूनियन का पावर है, उसको यूनियन क्या करती है, तो डिसेंट्रलाइज करके रखती है ना, फ्लेक्सिबल करके रखती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंसेंटिव प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कंट्री, तो सबसे पहले फ्रांस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय। कॉम्प्रिहेंसिव नाम से क्लियर हो रहा है ना, जो क्या करती है, जो वैसी प्लानिंग जो कि एक ही जगह पर सिमट कर रह गई है। ठीक है, मतलब ओनली एक ही जन उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये सबसे पहला कहाँ है? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो ये इसका सिंपल से एग्जाम्पल है रशिया। नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? प्लानिंग कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एड हॉक। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टैट्यूटरी, है ना, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज। चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन के? तो ये तो हमारे पीएम होते हैं। कहाँ है? फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, प्राइम। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या होते हैं, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। वैसे तो प्लानिंग कमीशन हट गई है और प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या आ गया है, तो नीति आयोग आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इन इंडिया 5 ईयर प्लान इज फॉर्मुलेटेड बाय। 5 ईयर प्लान जो फॉर्मुलेट किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? प्लानिंग मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीएसओ या फिर फाइनेंस कमीशन। तो बिल्कुल ये क्या होता था? प्लानिंग मिनिस्ट्री, है ना। प्लानिंग मिनिस्ट्री कुछ नहीं होता, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? इंडिकेटिव प्लानिंग इज अ रिजिड, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑटोक्रेटिक या फिर फ्लेक्सिबल। स्टार्टिंग में ही हमने इंडिकेटिव प्लानिंग से रिगार्डिंग मतलब के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या था, तो फ्रांस था। ठीक है, और ये कैसी होती है, ये कैसी प्लानिंग होती है? तो ये फ्लेक्सिबल प्लानिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? रोलिंग प्लान इज सजेस्टेड बाय जे के गालब्रेथ या फिर रग्नेनर्स्क, गुनर मिडाल या फिर ए के सेन। तो ये तो गुनर मिडाल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? इन विच 5 ईयर प्लान द प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द कैपिटल गुड इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कैपिटल गुड इंडस्ट्री पर कौन से 5 ईयर प्लानिंग में फोकस किया गया था? तो ये किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में। फर्स्ट प्लानिंग में फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पर और सेकंड में फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो किस पर बेस्ड था? तो ये था महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और फर्स्ट क्या था? तो फर्स्ट था हमारा हैरड डॉमर मॉडल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। प्रायोरिटी टू हैवी इंडस्ट्रीज वर गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। यही क्वेश्चन तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अलग सेंटेंस के साथ। सबसे पहले हैवी इंडस्ट्री को कौन से 5 ईयर प्लानिंग में फर्स्ट टाइम सबसे मतलब उसको प्रायोरिटी दिया गया था कि हम लोग हैवी इंडस्ट्री पर काम करेंगे? तो ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? इंडिकेटिव प्लानिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। इंडिकेटिव प्लानिंग किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है? सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट या फिर फ्यूडल इकोनॉमी। तो ये किसके लिए होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर द इंडिया। यानी कि ये जो बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वॉज रिटन बाय, किन के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है
विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, VKRV राव, KN राज, मनमोहन सिंह या फिर हाँ बिल्कुल M विश्वेश्वरैया के द्वारा जो बुक है वो लिखा गया है। मतलब M विश्वेश्वरैया सर ने जो बुक लिखा है उसका नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय। जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, यही वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था। ठीक है, कुछ ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन था, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन था। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या है, इसका हिंदू वर्ड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसको रिलीजियस नहीं समझना है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि इस टाइम में यानी कि 1950 से लेकर 1980 तक जो क्या था कि जो ग्रोथ रेट था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, ये बहुत ही स्लो डाउन था। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा स्लो था कि जो ग्रोथ रेट है एक तरीके से स्टैटिक हो गया था, है ना, 4% से कम ही चल रहा था। तो इसी को, ये जो स्लो ग्रोथ रेट है उसी को क्या नाम दिया था, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ये किनके द्वारा कंसेप्चुअलाइज या फिर या मैं यूँ कहूँगी किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, तो ये दिया गया था राजकृष्ण के द्वारा। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन, VKRV राव, KN राज, भगवती श्रीनिवास, नहीं 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 नहीं, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ये हो जाएगा राजकृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल वाज बेसिस ऑफ द प्लानिंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द सेकंड एंड द थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, कौन सा बेसिस था, ग्रोथ मॉडल जो था वो कौन सा था, है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में और थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो हैरट-अमन मॉडल, महालनोबिस 2 सेक्टर मॉडल, हाँ तो 2 सेक्टर मॉडल, ये महालनोबिस का ही 2 सेक्टर मॉडल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को, मैचिंग है, क्या है हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पर फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर पर। सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्री पर। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या फोकस किया गया, तो एंटी पॉवर्टी। ठीक है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम पर इसमें फोकस किया गया था, है ना, गरीबी हटाओ का नारा लगा था। तो ये तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर, कौन से मॉडल पर बेस्ड था, तो हैरट-अमन मॉडल पर बेस्ड था। सेकंड 5 ईयर मॉडल किस पर बेस्ड था, तो ये महालनोबिस पर बेस्ड था, है ना। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा मन्नी और रुद्रा के ऊपर। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये क्या हो गया, ए का हो गया 2 1 और 3, 2 1 3 2 1, अच्छा इधर ऑप्शन 2 1 3 2 1 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसके लिए तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महालनोबिस मॉडल ऑफ द प्लानिंग कैन बी डिस्क्राइब एज। ठीक है, महालनोबिस प्लान जो मॉडल है उसको डिस्क्राइब करना है, मतलब बताना है कि यहाँ पे वो क्या था, तो सेक्टर प्लानिंग मॉडल था, बाई सेक्टर मॉडल था, कंसिस्टेंसी मॉडल था या फिर ग्रोथ मॉडल था। तो ग्रोथ और कंसिस्टेंसी तो सारे ही मॉडल का मतलब कि होगा ही। ठीक है, उसमें कुछ भी यूनिक वाली बात नहीं है। ये तो जब आप किसी मॉडल पर काम करेंगे तो वो कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए और उस पर ग्रोथ भी होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर सेक्टर प्लानिंग मॉडल और बाई सेक्टर मॉडल पर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, सेंट्रलाइज प्लानिंग रेफर टू। सेंट्रलाइज नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या है, जो प्लानिंग है वो एक ही जगह पर सेंटर में है। ठीक है, यानी कि जो भी कंट्रोल है वो एक ही जगह पर है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन हमारा, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, बिल्कुल यही सही बात है ना। नेक्स्ट है प्लानिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट द प्रोविजन ऑफ द जनरल, नहीं, ये फर्स्ट नंबर ही सही जाएगा। जो मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है, वैसी प्लानिंग जहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो कम्प्लीटली किस पर होता है, तो गवर्नमेंट पर होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर फ्रीडम या फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। उसके बाद असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन देना है कि नहीं, हाँ देना है। किसी में ओनली 2 स्टेटमेंट ट्रू, 2 स्टेटमेंट फॉल्स ऐसा होता है। ठीक है, देखते हैं 93 क्या कहता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रमोट इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बिल्कुल, इनडायरेक्ट टैक्स के कारण क्या होता है, इनइक्वालिटी प्रमोट होती है ना। कैसे, तो फिर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप एक बिस्किट खरीद रहे हैं, ठीक है, आप नहीं मीन्स एक कोई भी बिस्किट खरीद रहा है, हर कोई बिस्किट खरीद रहा है, तो उसमें जो अमीर तबके वाले लोग हैं, ठीक है, जो पुअर जो रिच कैटेगरी में आते हैं, वो जितना जीएसटी दे रहे हैं, मीन्स फॉर सपोज 2 रुपये जीएसटी लग रहा है एक बिस्किट पैकेट पे, तो जो गरीब वाले लोग हैं, मीन्स जो पुअर पीपल हैं, उनके लिए तो 2 रुपये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। अगर वो एक 5 रुपये का बिस्किट खरीद रहे हैं तो, या फिर 10 रुपये का बिस्किट खरीद रहे हैं, तो वो इन जो पुअर पीपल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि इन कंपेरिजन टू
रिच पीपल, ठीक है। रिच पीपल को कुछ जो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर उनको 2 रुपया जीएसटी देना पड़ रहा है, तो इसके कारण से क्या देखने को मिल रहा है हमें, इनइक्वालिटी आ रही है। किसके कारण से, तो इनडायरेक्ट टैक्स के कारण से, ठीक है। रीज़न देखते हैं, द पुअर बियर मोर बर्डन ऑफ हाँ बिल्कुल यही बात तो मैंने अभी भी कही, जो पुअर हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ये भी सही, ए भी सही है, आर भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, वही है ना, ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ बी में है नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है ना, तो ये बात तो सही है। रीज़न क्या है, एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या करते हैं, एसेट्स क्रिएट करती है, तो ये बात भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है ना। इसीलिए तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे एसेट्स बन रहा है, और इसी का तो एग्जांपल क्या है, स्कूल बिल्डिंग बनना है ना, कंस्ट्रक्शन होना। तो दोनों ही ऑप्शन सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, रिसिप्ट आर ऑफ 2 टाइप, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रिसिप्ट का दो टाइप होता है, रेवेन्यू और कैपिटल, ये बात तो सही है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर आर ऑफ 2 टाइप, रेवेन्यू एंड कैपिटल, और एक्सपेंडिचर का भी 2 टाइप होता है, क्या क्या, तो रेवेन्यू और कैपिटल। ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ये अपने आप में अलग कंसेप्ट है, ये अपने आप में अलग कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, बजट डेफिसिट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सही बात है। बोरोइंग इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, बोरोइंग इक्वल टू क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट होता है, ये बात भी सही है ना, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, सही बात है। एनी रेवेन्यू विच इज़ नॉट जनरेटेड बाय टैक्स इज़ द नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बात भी सही है। वो सारे रेवेन्यू जो कि टैक्स का पार्ट नहीं है वो सब किस में आ जाते हैं, तो वो सब आ जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं 98, ड्यूरिंग द पीरियड 2004 and 5 to 2007 and 8 फिजिकल कंसोलिडेशन प्रोसेस आर विटनेस इन इंडिया, ठीक है। तो जो फिजिकल कंसोलिडेशन होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है ना, तो क्या 2004 से 2005 2000 जो 4-5 टू 2007-8 तक ये किया गया था फिजिकल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट के द्वारा, तो किया गया था, ये बात तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर बोएंसी इन द टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ, और ये क्यों, ये इसकी विटनेस क्यों बनी, क्योंकि उस वक्त में जो बोएंसी था है ना, बोएंसी ऑफ टैक्स रेवेन्यू था इस पीरियड में, वो क्या था, तो वो हाई था, ठीक है। ये बोएंसी इन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो बोएंसी सिंपली आप ये समझते हैं कि सस्टेनेबल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू को क्या हो रहा है, तो इंक्रीज होते जा रहा है इन कंपैरिजन टू नेशनल इनकम या फिर आउटपुट, यानी कि आउटपुट से ज़्यादा आपका जो टैक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके कारण से क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोल रहे हैं बोएंसी, और इसके कारण से जो फिजिकल डेफिसिट है ये कम हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और दोनों मतलब इसके कारण से ये क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये आज के लिए इतना, यही लास्ट था, ठीक है। ये लास्ट में कुछ 3-4 क्वेश्चन थे एसेशन रीजन के, इसलिए मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर लिया था। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, अब हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 के साथ, जो कि हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।